हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र जो कि है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। इसके हम प्रीवियस ईयर में आए हुए सभी प्रश्नों को देखेंगे जो कि बहुविकल्पीय होंगे। और आपको पता है कि ये पेपर 50 मार्क का होता है, जिसमें 15 मार्क मतलब 15 क्वेश्चन तो केवल किसके आते हैं, आपके बहुविकल्पीय प्रश्न के आते हैं। मतलब 15 नंबर का बहुविकल्पीय आता है। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों का बहुत ही यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका रहती है आपके पेपर में। जितने भी आपके 50 मार्क के पेपर होते हैं उन सभी में 15 मार्क्स के क्या आते हैं, ऑब्जेक्टिव आपको पता ही होगा, है ना। तो चलिए देखते हैं बिना देरी के हुए एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देखेंगे, है ना। और इसी में से आपको अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन एग्ज़ाम में क्या होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, है ना। कोई मान लो 2023 में आया है तो 24 में भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन पहला, ये 23 की सभी क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक क्या है, कौन है ना। मतलब क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया है B.F. स्किनर के द्वारा, ठीक है ना। जिन्होंने क्या किस पे प्रयोग किया था, चूहों पर प्रयोग किया था और उसका नाम क्या था, क्रिया प्रसूत अधिगम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। मतलब कि किस अवस्था में जो बालक है वो क्या होता है, सबसे अधिक आपराधिक प्रवृत्ति का बन जाता है। तो वो कौन सी अवस्था है, आप देखेंगे जब किशोरावस्था आती है ना, तो उस समय क्या होता है, कोई भी बालक क्या होता है वो सबसे ज़्यादा अपराध करता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका किशोरावस्था। अगला देखो, संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। संज्ञानात्मक क्षमता मतलब कॉग्निटिव जब जो है डेवलपमेंट जो होता है, तो उसके कारण उसकी कमी से, जिसके अंदर संज्ञानात्मक क्षमता सही से विकसित नहीं होती, उसकी कमी से व्यक्तित्व में क्या कठिनाई होती है, तो जो बौद्धिक विकास होता है उसमें कठिनाई होती है, ठीक है ना। शारीरिक का लेना देना नहीं है ना, व्यावसायिक और समायोजन नहीं, बौद्धिक जो विकास है इसमें क्या होती है, कठिनाई होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, जूम करते हैं, क्या दिया गया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है आपका, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना केंद्रीकरण अवधान है। ये कथन किसका है, मतलब किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर हमें चेतना करना, उसका जो केंद्रीकरण का अवधान है वो ये कथन किसने कहा, इस कथन को किसने दिया, तो उनका नाम है डम्बिल। क्या नाम है, डम्बिल। अगला, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि क्या है ना। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को मापना है तो सबसे अच्छी जो विधि है वो क्या है, उसके बारे में अगर आप व्यक्तिगत, है ना, जानते हैं, जानकारी रखते हैं, तो सबसे अच्छी विधि क्या होगी, व्यक्तिगत, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है ये व्यक्तित्व के मापन से संबंधित है ना। पर्सनालिटी के मेजरमेंट के लिए भाटिया बैटरी परीक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। नेक्स्ट, अब देखो कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, कुछ क्वेश्चन हमने वैसे भी लिया है जिनके बनने की संभावना हमें लग रही थी। अगला क्वेश्चन क्या है, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, है ना। कहाँ से सीखते हैं समाजीकरण, तो बताइए, परिवार ये भी समाज का ही भाग है, विद्यालय भी है, साथियों मतलब मित्र हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये सभी के सभी हैं, है ना। जहाँ से समाजीकरण से जो बच्चे होते हैं और चाहे वयस्क हैं वो कुछ ना कुछ क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। तो परिवार हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे अपने मित्र हैं, सबसे सीखते हैं कुछ ना कुछ। अगला, बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है, तो बुद्धि लब्धि का सूत्र पूछ सकता है आपसे, है ना। तो बुद्धि लब्धि का सूत्र क्या होता है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो इससे निकल आती है बुद्धि लब्धि किसी भी बच्चे की या किसी भी व्यक्ति की। तो इसके जो मापन की जो जन्मदाता है उनका नाम है टरमैन। याद रखना कौन है, टरमैन, ठीक है ना। जबकि बिने और साइमन ने सबसे पहले बुद्धि लब्धि पर काम किया था, और जो इसके जन्मदाता हैं पूछे तो वो कौन है, टरमैन है। अगला, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो जो जड़ बुद्धि वाले बालक होते हैं उनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो 71 से कम होती है, समझ रहे ना, 71 से कम। और 90 से आप देखे होंगे, 90 से 110 क्या होती है, सामान्य बुद्धि। 110 के ऊपर जब जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, जो बुद्धि होगी वो प्रतिभाशाली में काउंट होने लगते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया गया है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो अभी मैंने सूत्र बताया था, क्या होगा, मानसिक आयु
तो बुद्धि लब्धि निकालने के लिए सूत्र होता है मानसिक आयु, जैसे कि यहाँ 5 वर्ष है मानसिक आयु, इसको ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे, उसकी जो रियल में आयु है तो 4 वर्ष है, और गुणे क्या कर देंगे 100, तो बुद्धि लब्धि निकल आएगी। तो 4 से काटो 100 को कितना आएगा 25, अब 25 गुणे 5, 25 पंचे कितना 125 आएगा, तो कितना हो गया 125 होगी बुद्धि लब्धि, है ना, मतलब प्रतिभावान में गिना जाएगा प्रतिभाशाली में। अगला, आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे, तो है ना कि चाहे वो मेधावी हों, चाहे उनको है ना, चाहे वो विशिष्ट बालक हों, सभी को एक साथ जो है कक्षा के एक साथ बैठा के पढ़ाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें, निम्न में कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है, क्रिएटिविटी से संबंधित कौन नहीं है इसमें, तो बताइए क्या नहीं है, मौलिकता ये तो है, प्रवाह भी है ना, उपयोगिता भी है, लेकिन जो मितव्ययिता है यह जो है सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम नेक्स्ट, ये रहा क्वेश्चन अगला ये है, ये करते हैं, क्या दिया गया है देखना। क्वेश्चन है कि विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं। देखिए बालकों को सामान्यतः दो वर्गों में बांटा जाता है, एक होते हैं सामान्य, एक होते हैं विशिष्ट। तो सामान्य तो अलग होते हैं, बाकी विशिष्ट जो होता है उसमें पिछड़े बालक को, मंद बुद्धि बालक और प्रतिभा बालक इन सभी को रखते हैं, जबकि सामान्य अलग रखते हैं। तो सामान्य के अलावा जितने भी प्रकार के बालक हैं उन सबको विशिष्ट के अंदर रखा जाता है, तो क्या हो जाएगा ये सभी। अगला, साइजोइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं, साइजोइड वर्ग में जो बालक रखे जाते हैं वो बालक होते हैं प्रतिभाशाली बालक, इनको रखा जाता है साइजोइड वर्ग में, ठीक है ना, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, कथन है कि मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है। मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उनको बनाए रखना ये अध्ययन का केंद्र बिंदु है। ये कथन किसका है, तो ये कथन है ड्रेवर का, याद रखना, है ना। तो नियमों को मतलब मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना ऐसे करेंगे और उनको बनाए रखना, ये अध्ययन का केंद्र किसका है, किसने कहा है इस बिंदु के बारे में, तो उनका नाम है ड्रेवर। अगला, मनोवैज्ञानिक ड्रेवर। अगला, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बताओ सांकेतिक भाषा का प्रयोग किस प्रकार के बच्चों को शिक्षा देने के लिए आप करेंगे, तो जिनको सुनने में क्या हो, दोष हो, उन्हें आप संकेत के माध्यम से समझाएंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, बालकों के कोषों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तन, बालकों के कोषों जो मसल्स हैं उनमें समय के साथ होने वाले परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है परिपक्वता। समझ रहे हैं ना, बच्चा क्या होता है समय के साथ ही परिपक्व होता है, तो इसे परिपक्वता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी मैंने बताया है ना कि यहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। प्रयास तथा त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है, प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो उनका नाम है थॉर्नडाइक, है ना, जिन्होंने किस पे प्रयोग किया था, बिल्ली पर, है ना। प्रयास और त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया है, याद रखेंगे आप। अगला, किसी विषय कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा किसी कर्म विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना क्या कहलाता है, तो इसे कहते हैं जो अधिगम होता है और अंतरण करना, अधिगम को अंतरित करना, तो अधिगम अंतरण कहलाता है। अगला, व्यक्ति में विद्यमान वह शक्ति जिसके कारण वह किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए क्या होता है, बाध्य हो जाता है, तो बताओ उसे क्या कहेंगे, उसे हम कहते हैं अभिप्रेरणा, है ना। जब भी कोई बालक क्या होगा, प्रेरित हो जाएगा तो वो किसी कार्य को करने अथवा ना करने के लिए क्या हो जाएगा, बाध्य हो जाता है, तो वह क्रिया क्या कहलाती है, अभिप्रेरणा कहलाती है। अगला, ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति पूर्व में धारण मतलब याद किए गए सामग्री का पुनः स्मरण करने में असमर्थ हो जाता है, मतलब जो पहले से याद हो। आप देखे होंगे ना कि जो बालक होते हैं वो क्या होते हैं, कोई बालक है जो जब कोई अध्यापक उनसे क्वेश्चन करता है और वो पहले से उसको याद किए होते हैं लेकिन भूल जाते हैं, तो क्या कहलाता है ये चीज़, तो उसे क्या कहते हैं, भूलना मतलब विस्मरण, स्मरण मतलब याद करना और विस्मरण हो जाता है, ये तो बोलेंगे ना। अगला क्वेश्चन देखें आप, क्या दिया गया है, विभिन्न तथ्यों के बीच किसी एक ही तथ्य पर मन को एकाग्र किए रहना क्या कहलाएगा, मतलब किसी एक ही चीज़ पर अपने मन को फोकस करना, एकाग्र करना क्या कहलाता है, बताओ। ध्यान लगाना बोलेंगे, क्या बोला जाएगा, ध्यान लगाना। अगला क्वेश्चन देखिए,
ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है यहाँ पे। अच्छा ये वाला तो हमने पढ़ ही लिया अभी, है ना। अगला पढ़ लेते हैं। ये रहा, देखो ये 2022 में क्वेश्चन ये सब अब आए हुए हैं। 23 वाला भी आप देखिए तो कुछ क्वेश्चन अभी, अब 22 वाला देख रहे हैं। संवेग का प्रकार नहीं है, तो संवेग के जो प्रकार हैं कौन कौन से नहीं हैं। तो संवेग में क्रोध भी आता है, ठीक है ना, भय भी आता है, और प्रेम, ये प्रेम है लिखा है यहाँ पे, प्रेम भी आता है। भय, क्रोध, प्रेम ये संवेग के प्रकार हैं, जबकि जो ध्यान लगाना है ये जो है संवेग का प्रकार नहीं है। अगला 14 के 14 संवेग किसने दिए थे, अगर पूछ रहे तो मैकडूगल ने दिए थे। अगला देखिएगा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि होती क्या होती है, अगर इस ऑप्शन के अनुसार देखें तो 140 से अधिक, ठीक है ना। 140 से अधिक जो जिस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी उसको प्रतिभाशाली बालक की कैटेगरी में रखते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखो, ये देखो 2 बार क्वेश्चन आया, 19 में भी 23 में, तो इससे ये पता चलता है क्वेश्चन रिपीट होंगे ही होंगे आपके एग्जाम में। क्या दिया गया है कि बालक में संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत जीन पियाजे ने कितनी प्रक्रियाओं का वर्णन किया है। अथवा इस तरह से पूछ सकता है कि पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं। तो इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई हैं, 4। ये आपको पता ही होगा अगर आप पढ़े होंगे, है ना। अब तो रिवीजन का समय है, फास्ट करेंगे। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक क्या क्या होते हैं, चलिए आपको हम बताते हैं। मध्यमान होता है, मतलब कि मीन, मीडियन, मोड, मतलब मध्य क्या होता है, माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो माध्य को मध्यमान भी कहते हैं, बीच का मान, और मध्यांग मतलब माध्यिका बोलते हैं, और बहुलक मतलब पोल जो है मोड बोलते हैं, मोड। तो इसको बोलते हैं मीन, है ना, इसको मीन बोलते हैं, और इसको बोलते हैं मीडियन, मीडियन, और इसको बोलते हैं मोड। ये तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं, जबकि जो प्रसार है ये केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो 2023 में पूछा ही गया है ना। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया गया है, किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है। किशोरावस्था की सभी विशेषताओं को, है ना, अगर सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला शब्द कहें हम, तो शब्द कौन सा है, तो शब्द क्या होता है, तनाव। क्या बोलते हैं उसे हम, टेंशन बोलते हैं, तनाव, है ना। सबसे ज़्यादा किशोरावस्था में ही क्या होता है, जो बच्चा होता है वो क्या करता है, लड़ाई झगड़े भी करने लगता है। तो इस समय और इसी समय वो तनाव की स्थिति में भी चला जाता है, आप देखते होंगे, है ना, किशोरावस्था को बोलते हैं। अगला, ये बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से नहीं हैं। तो बाल विकास को प्रभावित कौन नहीं करता, ये पूछा गया है। तो देखो पोषण से तो बाल का भी, है ना, बाल विकास होगा ही होगा, मतलब बच्चों का विकास होगा ही होगा। लिंग भेद ये भी नहीं होगा, संस्कृति भी नहीं होगा, ये सब तो कारक हैं जो बाल विकास को प्रभावित करते हैं। जो तनाव है ये बाल विकास को प्रभावित नहीं करता है, ये कोई कारक नहीं है बाल विकास को प्रभावित करने वाला। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। अब देखो 2018 में क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मिक्सअप क्वेश्चन है, और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैंने बताया अलग से लिया है हमने। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन क्या कहलाता है। तो परोक्ष वस्तुओं के संबंध में जो चिंतन होता है उसे हम कहते हैं कल्पना करना, है ना। क्या करना, कल्पना, चिंतन कर रहे हैं ना, तो चिंतन मतलब आप मन ही मन क्या कर रहे हैं, परोक्ष वस्तुओं के संबंध में चिंतन कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं इमेजिनेशन, मतलब कल्पना करना। अगला, और जब किसी चीज़ को आप अगर पहले से याद किए हों और उसको फिर आप याद कर रहे हो तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलेंगे स्मृति, याददाश्त। अगला देखिए, किसी समस्या का समाधान करने के लिए गत अनुभवों को नए ढंग से समायोजित करना क्या कहलाता है। मतलब कोई समस्या का आपको समाधान करना है तो उसको अगर आप नए तरीके से समायोजित करना चाहते हैं तो ये क्या कहलाता है, इसको बोलते हैं आप तर्क करना। क्या करना, तर्क करना, ठीक है ना भाई। कल्पना, चिंतन, ये सब तो क्वेश्चन जैसे आप कुछ किसी के बारे में सोच रहे हैं तो ये करेंगे आप कल्पना, चिंतन, स्मृति। लेकिन यहाँ पे आप नए तरीके से अगर आप सॉल्व कर रहे हैं उस जो है समस्या को, तो उसे हम क्या बोलेंगे, तर्क, ठीक है ना। अगला, किसी के द्वारा विभिन्न परिस्थितियों में समायोजन क्या कहलाएगा। किसी के भी द्वारा विभिन्न स्थितियों में अपने आप को समायोजित करना वो क्या कहलाता है। तो शारीरिक स्वास्थ्य समायोजन के अंदर ही आएगा, संवेगात्मक विकास भी आएगा, मानसिक स्वास्थ्य भी होगा, है ना। तो हम कह सकते हैं उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सीखने की मात्रा तथा समय के संबंध को चित्रांकित करने वाली वक्र रेखा किसे को क्या कहते हैं। तो याद रखना, उसे हम पठार चक्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे आपको बनाना है, एक तरफ सीखने की मात्रा एक्स अक्ष पे और वाई अक्ष पे क्या बोलते हैं हम, समय। मान लो इधर एक्स अक्ष पे समय है ना, और इसमें क्या है सीखने की मात्रा, इधर है सीखने की मात्रा एक्स अक्ष पे।
तो मान लो बच्चा यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे इतने समय में मान लो यहाँ तक ज्ञान अर्जित करता है, ये हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर मान लो इतने समय में इतना ही ज्ञान ये किया, तो ये क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे ये फिर कहीं बढ़ेगा भी घटेगा, जिसको बोलते हैं अधिगम का पठार, तो पठार चक्र बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, जब कोई बालक सीखने को तत्पर होता है, मतलब सीखने के लिए तैयार होता है बिल्कुल, तब वह चीज़ों को जल्दी से सीखता है। यह थॉर्नडाइक के नियम के अंतर्गत आता है। किस नियम के? इसको बोलते हैं तत्परता का नियम। मतलब बच्चा एक्टिव होकर खुद सीखना चाह रहा है किसी चीज़ के बारे में, तो उसे बोलेंगे तत्परता का नियम। और ये सभी जो नियम हैं ये थॉर्नडाइक के ही नियम हैं, याद रखना। तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, है ना, क्योंकि क्वेश्चन उल्टा ही पूछ सकता है आपसे। अगला, सीखने के किस सिद्धांत के अंतर्गत व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्षीकरण के आधार पर सीखता है ना। तो ये होता है सूझ का, या फिर जिसको हम अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं। इसके अंतर्गत जो कोई भी अगर व्यक्ति सीख रहा है कुछ, तो क्या करेगा, संपूर्ण परिस्थिति के प्रत्यक्ष रूप में इसको सीखता है, तो इसको बोलते हैं अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, ये देख सकते हो आप 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं सभी। वे प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, मतलब आप अपने प्रयास से जिन प्रेरक को प्राप्त करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको कहते हैं अर्जित प्रेरक। भाई अर्जित तो कर रहे हैं आप अपने प्रयास के द्वारा। जब भी किसी प्रेरक को आप सीख रहे हैं, प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम कहेंगे कि हम अर्जित कर रहे हैं। अगला, अधिगम, धारण, पुनः स्मरण तथा पहचान आदि प्रक्रियाएं किसके अंतर्गत आती हैं? अधिगम मतलब सीखना, है ना, पुनः स्मरण दोबारा से याद करना, और पहचान, ये सभी किस प्रक्रिया के अंतर्गत आती हैं? तो ये स्मृति के तो अंतर्गत आएगी, मेमोरी के अंतर्गत ना। सही है। अगला क्वेश्चन, वह प्राप्तांक जो किसी प्रदत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है क्या कहलाता है? तो 2 बराबर भागों में अगर बांट रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे। क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं, या कहीं कहीं मध्यांक लिखा होगा आपके इसमें, ठीक है। और जब बराबर कर दे तो उसे समांतर माध्य बोलते हैं, और जब कोई चीज़ बारंबार है तो वो बहुलक कहलाता है। अब देखो क्वेश्चन क्या है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु और गुणे 100 सूत्र से क्या मापते हैं? तो बुद्धि लब्धि मापते हैं, अभी आपको ऊपर ही बताया था, है ना। और इस सूत्र को किसने दिया? तो अभी आपने पढ़ा था, टर्नर के द्वारा दिया गया था, ठीक है ना। अगला, शारीरिक रचना, बुद्धि, रुचि, व्यक्तित्व आदि में एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से भिन्न होना क्या कहलाता है? तो अगर आप भिन्न है तो वैयक्तिक भिन्नता, है ना, पर्सनालिटी जो होती है, ये व्यक्तित्व का क्या होगा? भिन्नता होगा इसमें, क्योंकि शारीरिक रचना सबकी अलग अलग हो सकती है, बुद्धि सबकी अलग होती है, रुचि किसी चीज़ को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है, दूसरे को अलग उसमें इंटरेस्ट नहीं है, और जो ये पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व, ये एक दूसरे से है ना, अगर भिन्न है तो इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं वैयक्तिक भिन्नता पाई जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, सब इम्पोर्टेंट है और आप देखना इन्हीं में से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए बार बार क्वेश्चन को रिपीट करना। अब तो आपके पास समय भी नहीं है वैसे भी, तो इन्हीं क्वेश्चन से में आप देखो बहुत सी परिभाषाएं भी इसमें मिल रही हैं, जिससे आप अति लघुत्तम प्रश्नों को भी आप काफ़ी सारा सॉल्व कर सकते हो। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्ति को क्या कठिनाई होती है? देखो क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी आपने देखा था, ये क्वेश्चन शायद 2022 या 23 में पूछा गया था, देखो 18 में पूछा गया है। तो किस में आप पढ़े थे? बौद्धिक विकास में, यही तो पढ़े थे ना आप। अगला, सिगमंड फ्रायड, जिनको शॉर्टकट में फ्रायड बोल देते हैं, इनका पूरा नाम सिगमंड फ्रायड, इनके द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व विकास के सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? तो इनके द्वारा जो व्यक्तित्व का सिद्धांत दिया गया है उसे हम कहते हैं मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। अगला, मैकडोवल ने कितने प्रकार के संवेग बताए? तो हमने भी बताया था ऊपर आपको, 14 प्रकार के संवेग बताए हैं। ये भी पूछ सकता है कि 14 के 14 संवेग किसने दिए? तो मैकडोवल ने दिए हैं, है ना। जैसे अभी आपने देखा था ध्यान, क्रोध, है ना, ये सब संवेग के अंतर्गत आते हैं। अगला, जन्म से 5 वर्ष तक की अवस्था क्या कहलाती है? तो जन्म से जो 5 वर्ष की अवस्था होती है उसको हम कहते हैं, यहाँ पे अगर जन्म से 5 तक देखें, देखो जो आपकी बुक में दिया है तो 0 से 5 वर्ष को क्या बताया गया है? यहाँ पे बाल्यावस्था बोलते हैं वैसे तो, है ना, क्योंकि बाल्यावस्था के भी अलग अलग प्रकार है, पूर्व बाल्यावस्था, है ना। तो यहाँ पे बाल्यावस्था को सही माना गया है नहीं, शैशवावस्था को माना गया है ना। और शैशवावस्था अगर NCERT के अकॉर्डिंग देखोगे तो शैशवावस्था की जो एज मानी गई है बालक की, वो 0 से 2 साल के बीच की मानी गई है। तो चलिए इस क्वेश्चन में, है ना, अगर ना दिया होगा शैशवावस्था तो आप क्या मान, क्योंकि आप SCERT बुक पढ़ते हैं यहाँ पे। अगला, जिस प्रकार शारीरिक विकास के लिए भोजन का महत्व है, जिस प्रकार
किसी भी व्यक्ति के शरीर के विकास के लिए भोजन का महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का, ये कथन किसका है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये कथन है वुडवर्थ का। किसका है? वुडवर्थ ने कहा था कि जिस प्रकार किसी भी व्यक्ति के शरीर के विकास के लिए भोजन की ज़रूरत होती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक विकास के लिए शिक्षा का होना उसके पास अनिवार्य मतलब होना ज़रूरी है। ये कथन कहा था वुडवर्थ जी ने। याद रखना, कथन से देख रहे हो क्वेश्चन एग्जाम में 19 में क्वेश्चन पूछा गया था। विकास को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं? तो विकास को इसमें से कौन कौन प्रभावित कर सकते हैं? तो बुद्धि, बिल्कुल है ना। बुद्धि लब्धि भी तो क्या करेगी? अगर किसी की बुद्धि कम है, किसी की ज़्यादा, तो विकास को प्रभावित करेगी करेगी। यौन, है ना, यौन का मतलब है यहाँ पे लिंग से हो जाएगा, तो ये भी प्रभावित करेंगे। और अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, तो हम कह सकते हैं सभी के सभी विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्या दिया गया है? टोली की आयु किसे कहते हैं? टोली की आयु किसे कहते हैं? किस अवस्था में बालक ग्रुप में रहता है टोली बना के? तो बताओ किस कौन सी अवस्था होती है? बाल्यावस्था तो कहते हैं, है ना, बाल्यावस्था को कहते हैं टोली की आयु। अगला, मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 5 वर्षों में ही बन जाता है। ये कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहा है हरलॉक जी ने। कथन याद रखना, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है प्रारंभ के 4-5 वर्षों में ही वो बन जाता है। तो ये कथन है हरलॉक जी का, याद रखेंगे। अगला, बाल्यावस्था में शिक्षा का क्या स्वरूप होना चाहिए? मतलब बाल्यावस्था में किसी बच्चे को आप शिक्षित कर रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो क्या होना ज़रूरी है? तो खेल कूद की छूट बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। ये तो यार गलत है ना, बिल्कुल गलत है, देनी चाहिए ना। अगला, खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी, तो बिल्कुल सही लग रहा है ना। खेल के द्वारा और उसको क्रिएटिविटी के माध्यम से अगर शिक्षा को देते हैं तो ये ज़्यादा बेटर होगा, तो यही सही हो जाएगा, ठीक है ना। गुरुकुल प्रणाली द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, तो ये आजकल तो ये गुरुकुल तो चल नहीं रहा है, पिटाई करने वाले तो बिल्कुल गलत है। इसमें सबसे अच्छा यही है, बी वाला सही हो जाएगा। अगला, बालक के मानसिक विकास के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर किसी बालक के मानसिक है ना मेंटल डेवलपमेंट करना है उसका मेंटली, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये तो सही है। सदाचरण प्रस्तुत करना चाहिए, बिल्कुल। उपयुक्त शिक्षण का प्रयोग करना चाहिए, अलग अलग तरीके से बच्चे को सिखाना चाहिए, प्रशिक्षित करना चाहिए, तो कह सकते हैं उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसमें, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है? ये क्वेश्चन भी आप पीछे पढ़े थे, रिपीटेड क्वेश्चन है। तो बताओ शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में करते हैं? सृजनात्मकता क्रिएटिविटी का मतलब है, तो यहाँ पे अगर देखें तो तर्क हो जाएगा, सही है ना, क्योंकि सीखना, चिंतन, कल्पना ये भी है, लेकिन यहाँ पे किस रूप में अगर क्रिएटिविटी के साथ देखें तो क्या होगा? यहाँ पे तर्क करना, ठीक है ना। समय दिया जाए, बच्चे को तर्क लगाए, सोचे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। ये देखो सब 2019 से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में निम्न बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो कल्पना के विकास के लिए शिक्षा में किन किन बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए? तो भाषा विकास पर बिल्कुल, कहानी सुनना सही है, काल्पनिक खेलों एवं अवसर उपयुक्त सभी सही है। थार्नडाइक ने दिया, थार्नडाइक ने क्या किया बताइए, कौन सा नियम दिया है? तो थार्नडाइक ने दिया है, उन्हें बताया था प्रभाव का नियम, 3 नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। या आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, बताओ थार्नडाइक ने कौन सा नियम, है ना, कौन कौन से नियम दिए हैं? लघुत्तरीय, अति लघुत्तरीय में बन सकता है, तो भी आप याद है तो कर ले जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रेरणा होती है, प्रेरणा क्या होती है? प्रेरणा 2 प्रकार की हो सकती है ना। अच्छा, प्रेरणा की बात कर रहा है, अगर आप किसी को प्रेरित कर रहे हैं तो आप तो सकारात्मक ही बात को लेकर चलेंगे, है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये भी गलत होगा, ठीक है ना। यार अगर देखें प्रेरणा 2 प्रकार की हो सकती है, इसमें हमें लग रहा है गलत है खुद ही, क्योंकि सकारात्मक प्रेरणा और नकारात्मक दोनों हो सकती है ना, तो आ और बा दोनों सही होने चाहिए। देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को आप। अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? मानसिक शक्तियों का सिद्धांत, समान तत्वों का सिद्धांत, सामान्यीकरण का सिद्धांत, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा इसमें। वह प्रेरक जिन्हें व्यक्ति अपने प्रयासों से प्राप्त करता है, अभी आप पढ़े तो उसे क्या कहते हैं? अर्जित प्रेरक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अर्जित करना, अर्जित प्रेरक बोलते हैं। अगला, स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है, ये कथन किसका है? तो ये कथन है B.F. स्किनर का, जिन्होंने चूहों के ऊपर अपना प्रयोग किया था, क्रिया प्रसूत का, है ना, क्रिया प्रसूत अधिगम के बारे में इन्होंने बताया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी वीडियो में पूरा कंप्लीट करेंगे, अगर आपको फास्ट लग रहा होगा तो आप स्लो करके देख लेना, है ना। और तो देखिए आंकड़ों के प्रकार हैं, तो आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े 2 प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अवर्गीकृत में जैसे डाटा इसे दिया हो 1, 2, 3, 5, है ना, 10 ऐसे लिखा हो, 4,
तो ये क्या है अवर्गीकृत। जबकि अगर टेबल के अंदर बना के लिखा जाए कि 0 से 5, 5 से 10, तो ये क्या वर्गीकृत। तो आंकड़े दो प्रकार के होते हैं, वर्गीकृत और अवर्गीकृत। अगला बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु है। तो बाल विकास के अंतर्गत किस आयु को रखा गया है, तो 0 से 18 वर्ष को, समझ रहे ना। अगला बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। बुद्धि का विकास लगभग किसी भी बच्चे के बुद्धि का विकास लगभग किस अवस्था तक पूर्ण हो जाता है, तो जब किशोरावस्था में पहुंचता है तो यहाँ पे पूर्ण हो जाता है। बाकी विकास तो ऐसी क्रिया है जो निरंतर चलती रहती है जन्म से लेकर मृत्यु तक। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है ना। जो न्यू बॉर्न बेबी होता है उसमें जो हड्डियों की संख्या होती है कितनी होती है, वो होती है देखो 206 तो होती है किसमें, जब जो व्यक्ति क्या होता है वयस्क हो जाता है। और बाकी अगर देखें तो 300 से ज़्यादा होती है अगर देखा जाए तो। इसमें 270 को सही मानना है, बाकी 300 से अधिक होती है अगर देखा जाए तो। आप पढ़े भी होंगे, ठीक है ना, ये गलत है इसमें। अगला सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। सीखने को सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित करता है। अगर कोई बच्चा सीख रहा है तो उसको सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करेगा, तो वो करता है उसकी रुचि। अगर बच्चे को इंटरेस्ट है किसी भी विषय के बारे में सीखने के लिए तो वो उसको बहुत ही अच्छे से सीख सकता है। तो ये महत्वपूर्ण, बाकी सब हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पूछा तो रुचि, ठीक है ना, इंटरेस्ट। अगला सीखने की सही परिभाषा क्या है। अगर सीखना है तो इसकी सही परिभाषा क्या है, आदेशों का पालन करना ये है, लेकिन एक प्रकार से अगर ज़बरदस्ती हो जाएगा ना इसका मतलब, तो रटना ये भी गलत है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा अगर व्यवहार में परिवर्तन करें तो इसको हम कहेंगे सीखना। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन क्या कहलाता है, सीखने की क्रिया कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है, प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो प्रयत्न और भूल, ये भी क्वेश्चन देखो 22 में आया है, इसके पहले भी आपने देखा था 18 में शायद पूछा गया था ये। तो बताइए किसने दिया था, तो आप पढ़े थे थॉर्नडाइक ने। किसने, थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य क्या है। नैतिक विकास का मतलब क्या होता है, बालक के नैतिक विकास से मतलब क्या है, तो समाज से विकास, सामाजिक अगर विकास उसका हो रहा है ना, सोशल डेवलपमेंट, तो उसको हम कहेंगे कि बालक का नैतिक विकास हो रहा है। अगला देखिए, निम्न में कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है ना, कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, तो बहिर्मुखी जो है, बहिर्मुखी ये क्या है आपका वैज्ञानिक के अंतर्गत आ जाएगा। अगला, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। अगर कोई व्यक्ति आत्म केंद्रित है तो उसका व्यक्तित्व कैसा होगा, उसका व्यक्तित्व होगा अंतर्मुखी। बहिर्मुखी में तो सब तरफ हो जाएगा है ना, क्योंकि आत्म केंद्रित है तो अंतर्मुखी होगा। चिंतन के साधनों में क्या है, एक क्या है, तो चिंतन अगर आप कर रहे हैं तो उसमें जो है क्या होना चाहिए, संकेत, रटना थोड़ी ना आएगा, गुणों का विश्लेषण भी नहीं है, सामान्यीकरण भी नहीं आएगा। तो संकेत जो है ना, संकेत के द्वारा आप मन ही मन में क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। अगला, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है, तो उद्दीपक भी चाहिए, रुचि भी होनी चाहिए, आवश्यकता भी चाहिए, तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ये कथन किसका है, तो ये कथन है, याद रखना, स्काउट का। स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है ना, ये कथन किसका है, तो स्काउट का। अगला क्वेश्चन देखिए आप, क्या दिया गया है यहाँ पे, ये रहा। 15 क्वेश्चन आता है ना, इसलिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको 22 के ही दिख रहे होंगे। सृजनात्मक बालक की विशेषता क्या है, तो संवेदनशील होता है। क्रिएटिव बालक की विशेषता पूछ रहा है, परिहास प्रिय भी होता है, जिज्ञासु होता है, किसी भी है ना चीज़ के बारे में जानने की इच्छा रखता है, जिसको हम जिज्ञासा बोलते हैं, तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला, फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण क्या है, कोई बालक आक्रामक कब बन जाएगा, ये फ्राइड के अनुसार क्या है, जब क्या होगा, उसको उद्दोलन करेंगे हम, ठीक है ना। जन्म के समय शिशुओं के भीतर कितने संवेग पाए जाते हैं, तो कितने पाए जाते हैं संवेग, 2 संवेग पाए जाते हैं, ठीक है ना। क्रोध और जो है, क्रोध का और किसका, स्नेह का, प्रेम का। अधिगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया, तो सूझ का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था कोहलर जी ने। सूझ का सिद्धांत कोहलर ने। अगला, कोहलर ने जिस चिंपैंजी का प्रयोग किया था उसका नाम क्या था, तो उसका नाम था सुल्तान, है ना, क्या नाम था, सुल्तान नाम था। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो उनका नाम है, आप पढ़े हैं, जीन पियाजे जी, है ना, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास। अगला क्वेश्चन देखो, सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो इनका नाम है वाइगोस्की जी, इन्होंने सामाजिक विकास के सिद्धांत प्रतिपादित किए थे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा क्वेश्चन, क्या दिया गया है,
जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हों फिर भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहेंगे वैयक्तिक भिन्नता है दोनों के अंतर्गत। प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता कौन है? तो उनका नाम है किलपैट्रिक। याद रखना, प्रोजेक्ट प्रणाली के जन्मदाता का नाम है किलपैट्रिक। अगला, वह विधि जो व्यक्ति के गुणों का अनुमान लगाने के लिए प्रयुक्त होती है क्या कहलाती है? व्यक्तित्व के गुणों का, पर्सनालिटी के जो गुण हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका अनुमान लगाने के लिए जो विधि प्रयुक्त होती है उसको हम कहते हैं मापन रेखा पद्धति, है ना। मापन रेखा के द्वारा हम कर सकते हैं। बालक विकास का प्रमुख आधार है। बालक के विकास का प्रमुख आधार क्या होगा? वंशानुक्रम भी है, वातावरण से भी प्रभावित होता है, तो उपर्युक्त आ और बा दोनों सही हो जाएगा। अगला, वंशानुक्रम माता पिता के संतानों को प्राप्त करने वाले गुण है। ये कथन किसका है? मतलब माता पिता से ही संतानों को जो प्राप्त होने वाले गुण होते हैं वंशानुक्रम कहलाता है। ये किसने कहा है? तो ये कहा है रूथ वेंडिक्ट ने कहा है। अगला, बाल विकास की अवस्थाएं हैं। तो बाल विकास की शैशवावस्था भी है, बाल्यावस्था भी है, किशोरावस्था भी है और एक होती है प्रौढ़ावस्था। तो प्रयुक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। थोड़ा सा टाइम और देंगे आप 5 मिनट और लगभग सभी कंप्लीट कर लेंगे क्वेश्चन हम आए हुए, और जो कुछ इंपॉर्टेंट और अलग से क्वेश्चन उनको भी। निम्नलिखित में कौन विशिष्ट अधिगम विकलांगता है ना? तो बताइए क्या होता है विशिष्ट अधिगम का मतलब? यहाँ पे है डिसलेक्सिया से है, याद रखना। जन्म के समय चोट या भ्रूण क्षति की वजह से आई मानसिक मंदता, मतलब जन्म के समय अगर कहीं चोट लग गई है भ्रूणावस्था में ही, तो जो उस समय मानसिक मंदता आती है तो वो क्या कहलाती है? उसको कहते हैं हम जैविक मंदता। क्या बोलते हैं? जैविक मंदता। अगला, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया? तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया है वेंडूरा जी ने। का नाम है वेंडूरा। ये सब भैया सीटेट टेट में भी बहुत क्वेश्चन आता है ऐसा, है ना, कथन देकर पूछता है किसने दिया है। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो उनका नाम है कोमोस्की, है ना। इनको शायद हम चॉम्स्की भी बोलते हैं। अगला, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? तो इनका नाम है जॉन डेवी, जिन्होंने शिक्षा को क्या बताया? त्रिमुखी प्रक्रिया, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? तो उनका नाम क्या है? वाइगोस्की जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा लास्ट पेज है। क्या दिया गया है? प्रतिभाशाली विद्यार्थी बताइए क्या होते हैं? अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक कह नहीं पाते हैं। बिल्कुल, ये तो कहेंगे ना, आराम से बेझिझक बोलेंगे। ये क्या होते हैं? अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। ये ज़्यादा बेटर है। शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं ऐसा नहीं, स्वभाव में अंतर्मुखी होते हैं ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये बहिर्मुखी होते हैं ना, तभी तो ये जो है प्रतिभाशाली विद्यार्थी होंगे। तो आत्मनिर्भर, ये ज़्यादा सही है। RTI 2009 भारत में कब लागू हुआ? तो ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है। जब बालक स्वयं परीक्षण करता है और नए कार्यों को अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, तो बताओ कौन सा अधिगम की क्रिया हो रही होती है? तब उसे हम कहते हैं परीक्षण करके सीखना, करके सीख रहा है ना। अगला, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कोहलर जी। अगला और लास्ट क्वेश्चन, वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बन जाते हैं? तो ये बनते हैं जाके किशोरावस्था में, है ना। साथी स्वरूप मतलब कि, है ना, जिसे हम लिंग भेद के उस पर बांटते हैं, किशोरावस्था, ठीक है ना। चलिए, तो इस प्रकार इस वीडियो में ही हमने पूरे ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लिया। आप क्वेश्चनों का रिवीजन करते रहें और अच्छा मार्क आप कर पाएंगे। इसके बाद हम जो है जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उसको भी जो है बहुत जल्द आपको उसके सभी प्रश्नों को कराएंगे। तो चलिए, और भी क्लासेस अवेलेबल हैं चैनल पे, आप उन्हें देखते रहें। स्पीड हमारी थोड़ा ज़्यादा है इसलिए थोड़ा बहुत, है ना, एडजस्ट कर लेना आप। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।